नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत हमारे इस YouTube के चैनल पे। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू क्लास लेकर आ रहे थे, तो आज की क्लास भी उसी का एक हिस्सा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटिकल की क्लास है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैं आप लोगों को अप्रोक्स से करवा चुका था, क्या भाग फर्स्ट तक कंप्लीट करवा चुका था। भाग फर्स्ट के बाद हमने कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक डालने थे, वो डाल दिए। अब कुछ पॉलिटिकल्स की क्लास हो जाएंगी, फिर एक बार ज्योग्राफी की, साथ साथ हिस्ट्री वगैरह की भी हम लोग अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। जल्दी वो क्लासें भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो देखिए, भाग फेस्ट की अगर मैं बात करूं, भाग फेस्ट में क्या था भाई? भाग फेस्ट के अंदर उसका राज्य क्षेत्र आ रहा था। क्या आ रहा था? देश का राज्य क्षेत्र आता है। क्या आता है भाई भाग फेस्ट में? राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र। तो भाग फेस्ट मतलब भूक्षेत्र। अगर कोई भी भूक्षेत्र, उसमें क्या होगी भाई? जनसंख्या भी निवास करेगी, उसमें एक सरकार भी होगी, और वो देश, ये गलत है, वो देश क्या होगा भाई? संप्रभु होगा। क्या होगा भाई? वो देश भी संप्रभु होगा। मतलब कोई भी ऐसा भूक्षेत्र जिसमें जनसंख्या भी है, सरकार भी है, वो स्वतंत्र भी है, तो वो क्या कहलाएगा? एक स्वतंत्र देश कहलाएगा, यूं कह सकते हैं। तो भाग फर्स्ट में हमने यही पढ़ा था। क्षेत्र एवं उसका मतलब जो भारत की भूमि है, वो कौन कौन सा क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है, ठीक है, वो सारी चीज हम भाग फर्स्ट के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं कि नए राज्य कैसे बनाने हैं, अगर वो पहले से भारत के कोई क्षेत्र है तो उसका राज्य कैसे बनाना है, अर्जित करके भी हम राज्य बना सकते थे। ये हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें पढ़ा था। इसके बाद अपना जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट जो है वो है सिटीजनशिप का, नागरिकता। भाग 2 में हमें क्या पढ़नी है भाई? नागरिकता पढ़नी है। तो नागरिकता में देखो, नागरिकता के बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या होते हैं? नागरिकता के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो वो नागरिकता क्या क्या है भारत में, उस नागरिकता का क्या आधार है, इसमें क्या क्या चीजें, देखो मैं आपको बताऊंगा। इसमें तो ये है कि वर्तमान में नागरिकता का आधार क्या है। देखो, आज तो हम पैदा हुए तो हमें नहीं मालूम कि 26 जनवरी 1950 को क्या हालात रहे होंगे, किन व्यक्तियों को नागरिकता हमने दी होगी, ठीक है। आज के संदर्भ में जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है, और जो 26 जनवरी 1950 वाली जो स्थिति थी वो अलग थी। क्या थी भाई? वो स्थिति क्या थी? अलग थी। उस टाइम तक किन किन लोगों को हम नागरिक बनेंगे, किन किन लोगों को नागरिक बनाएंगे, किन किन लोगों को हम हमारी नागरिकता देंगे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर पहले की स्थिति के संदर्भ में और आज के संदर्भ में, ये दोनों ही फैक्ट मैं आपको बताकर चलूंगा कि आज नागरिकता का प्रोसेस क्या है, और उस टाइम पे, जिस टाइम पे देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे नागरिकता का जो प्रोसीजर था वो क्या था। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी देश होता है ना, उसमें देखो देश के निवासी, दो चीजें होती हैं। देखो, एक तो होता है निवासी, एक तो होता है निवासी, और एक होता है नागरिक। कई लोग ये सोचते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, बट ऐसा नहीं होता है। निवासी अलग होता है, नागरिक अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी भारत में निवासी है तो वो भारत का नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है। क्या भाई? ये कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, निवासी में नागरिक में क्या क्या फर्क है मैं बताता हूं। निवासी किसको कहेंगे? देखो, वर्तमान में भारत में कौन कौन लोग रह रहे हैं। क्या भाई? वर्तमान में भारत में कौन कौन लोग रह रहे हैं, मतलब वर्तमान में जो भारत में जो लोग रह रहे हैं ना, वो क्या है? भारत के निवासी हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो वर्तमान में सारे लोग भारत में रह रहे हो वो भारत के नागरिक हो, वो भारत के नागरिक हो, ये कतई जरूरी नहीं है। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। तो देखो, निवासी में क्या होगा? निवासी में पहला तो नागरिक। क्या भाई? नागरिक। दूसरा, विदेशी व्यक्ति। क्या भाई? विदेशी व्यक्ति, वो देश के मित्र, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। विदेशी कोई भी हो सकता है, शत्रु देश का और मित्र देश का। शत्रु देश और मित्र देश दोनों का कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? भारत में भी रह रहा हो सकता है, ये मान सकते हैं। तीसरा, भारत में कोई शरणार्थी भी रह रहा होगा। क्या होगा? भारत में कोई शरणार्थी भी रह रहा होगा, ठीक है। वो शरणार्थी स्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। स्थायी उनको बोला जाता है जो शरणार्थी थे, भारत ने उनको बुलाया और बाद में उनको जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के तहत हमने क्या दे दी भाई? मान्यता दे दी। तो हम ये जरूर कहेंगे ये शरणार्थी हैं, लेकिन इनको हमने स्थायित्व दे दिया है, ठीक है। एक वो रैंडमली किसी, अब जैसे अब ये यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग क्या है? दूसरे देशों में जा रहे थे स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा, तो वो क्या थे? उन दूसरे देशों के लिए शरणार्थी हो गए थे यूक्रेन के लोग। तो वैसे ही शरणार्थी भी दो टाइप के हो सकते हैं, स्थायी भी हो सकते हैं शरणार्थी, और अस्थायी भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, ना तो वो शरणार्थी हैं, स्थायी है, ना अस्थायी, ना वो शत्रु देश के क्या है? व्यक्ति है या मित्र देश के, वो अवैध रूप से प्रवासी, जिनका क्या भाई? वैध तरीके से भारत में नहीं रह रहे। तो ये तो सारे की सारी जो डेफिनेशन है ये किसकी है भाई? ये तो होंगी देश के निवासी की। क्या भाई? देश के निवासी, ठीक है। नागरिक की डेफिनेशन देखो। क्या भाई? नागरिक की डेफिनेशन क्या होती है?
नागरिक की डेफिनेशन होती है वी.एच. मार्शल के अनुसार, एक व्यक्ति है जो अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, तो उनके अनुसार क्या है परिभाषा उनकी, नागरिक किसी राज्य का क्या होता है, पूर्ण सदस्य होता है। क्या होता है, पूर्ण सदस्य होता है। निवासी में नागरिक में देख लो, फर्क देख लो आप कि टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिक किसी राज्य का क्या होगा भाई, पूर्ण सदस्य होगा। क्या होगा भाई, पूर्ण सदस्य होगा। कैसे, राज्य द्वारा मिलने वाले सभी अधिकार उसको मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। नागरिक किसको कहेंगे हम, जो भी व्यक्ति जिसको राज्य के सारे अधिकार मिलते हो। अब विदेशी है कोई, तो विदेशियों को सारे अधिकार थोड़ी मिलते हैं भाई, विदेशियों को सारे अधिकार नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार है जो कि केवल और केवल भारत के लोगों को मिलते हैं, मतलब वो यूं कह सकते हैं भारत के नागरिक को ही मिलेंगे, ठीक है। किसी निवासी को, निवासी के ऊपर नहीं है, ठीक है, वो भारत के नागरिक को मिलेंगे सिर्फ। ये ध्यान रखना, ये जो निवासी है, नागरिक जो है वो निवासी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे जो निवासी हो भारत के नागरिक हो। ये कतई जरूरी नहीं है कि जो सारे निवासी हैं वो भारत के क्या है, नागरिक हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्य भी करने होंगे। कर्तव्य भी, जो भी एक व्यक्ति पर भारत के संविधान के अनुसार जो भी कर्तव्य लागू होते हैं भारत के नागरिक पर, वो कर्तव्य भी क्या है भाई, उसको करने होंगे। तीसरा जो है, तीसरा है राज्य के प्रति उसकी निष्ठा हो। क्या हो, राज्य के प्रति। तीसरा क्या है भाई, उसकी राज्य के प्रति निष्ठा, राज्य के प्रति निष्ठा, राज्य के प्रति निष्ठा। एक बार फिर देख लो, नागरिकता, नागरिकता है भाग 2 में। क्या है भाई, भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है, जिसमें निवासी में मैंने बताया कि निवासी, निवासी क्या होते हैं। देखो, भारत में जो लोग रह रहे हैं, भारत में जो वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं, वो भारत के क्या होंगे, निवासी होंगे। क्या होंगे, निवासी होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भारत में सारे लोग रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हो। क्या हो, भारत के नागरिक हो। उनको भारत के नागरिक किसको कहेंगे, भारत के नागरिक उसको कहेंगे जिसके पास भारत की नागरिकता होगी। तो इन लोगों के पास जरूरी नहीं है कि अवैध प्रवासी जो गए उसके पास भारत की नागरिकता ही नहीं है, तो वो भारत का नागरिक कैसे हो, वो निवासी हो सकता है लेकिन नागरिक नहीं हो सकता। तो देखो, नागरिक उसमें सारे आ जाते हैं निवासियों में भाई, जो भारत की नागरिकता वो तो रह ही रहे हैं भारत में। दूसरा, विदेशी भी रह सकते हैं, वो शत्रु देश के भी हो सकते हैं और मित्र देश के भी हो सकते हैं। शरणार्थी हो सकते हैं, स्थायी भी अस्थायी भी, और अवैध प्रवासी भी। वो सारे लोग, इन सबको मिलाकर तो क्या बनता है, भारत के निवासी बनता है। मतलब भारत के निवासी, ये जो भी वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं ना, वो इस प्रकार के लोग रह रहे होंगे, अपन अगर मान के चले तो भारत के सारे निवासी हैं, लेकिन नागरिक नहीं। नागरिक की परिभाषा क्या है, नागरिक किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है। पूर्ण सदस्य होने का मतलब उसके 3 प्रमुख तत्व ध्यान रखना। राज्य के द्वारा मिलने वाले सभी अधिकार मिलेंगे उसको। दूसरा, राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्य भी करने होंगे। तीसरा, राज्य के प्रति उसको क्या रखनी पड़ेगी, निष्ठा रखनी पड़ेगी। उसको अपन क्या बोलेंगे, भारत के नागरिक बोलेंगे। भाई, निष्ठा का मतलब यूं समझ लो कि भारत के नागरिक हैं तो कल मान लो कि देश के ऊपर कोई विपत्ति आ गए, तो ऐसा नहीं है कि वो फटाक से उठाएं झोला और भाग जाए। नहीं, जब विपत्ति वगैरह इस तरह की कोई परेशानियां आती हैं, तो वो क्या है भाई, जितना उससे मदद हो सकती है वो देश के लिए क्या करे भाई, अपना कर्तव्य करे, ठीक है। इस प्रकार के, तो ये क्या है, 3 पॉइंट क्या है, नागरिक के लिए, ये निवासियों के लिए है। अब देखो, भारतीय संविधान के वे अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते। मतलब यूं कह सकते हैं, निवासियों को, भारत संविधान के वे अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते, मैंने कहा था ना। और भारत के नागरिक होंगे तो क्या होंगे भाई, बताओ भाई, भारत के नागरिक होंगे तो, भारत के नागरिक तो उनको सारे अधिकार मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो, एक तो अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलता है, विदेशियों को नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 में हमारे हैं, ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 16, इसमें क्या है भाई, लोक नियोजन के अवसरों में समानता, लोक नियोजन अवसर की समानता, ये इसमें है। आर्टिकल 19 में क्या है भाई, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। आर्टिकल 19, एक आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 है, वो भी क्या मिलता है भाई,
विदेशियों को नहीं मिलता। इसमें क्या है भाई, इसमें संस्कृति संबंधी। आर्टिकल 30 में शिक्षा संबंधी। मतलब ये इस प्रकार के जो आर्टिकल है ना, ये क्या मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते हैं ये आर्टिकल। बाकी तो बाकी मिल जाएंगे। ये जो आर्टिकल है ये क्या है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलेंगे, विदेशियों को नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थोड़ा बताऊं आपको, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में मतदान का अधिकार, ठीक है, मतदान का अधिकार जो है वो क्या होगा, भारत के नागरिक को होगा, विदेशियों को नहीं होगा। दूसरा सॉरी भाई, संसद एवं राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने का अधिकार। अरे कोई भी आपको एमपी एमएलए वगैरह बनना है तो आप नहीं बन सकते, ध्यान रखना, विदेशी नहीं बन सकते, आप तो बन सकते हो, सॉरी, भारत के नागरिक बन सकते हैं, विदेशी। संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी, माध्यस्थ बनने का अधिकार। ये जो अधिकार है ना, ये किसको है भाई, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को अधिकार प्राप्त नहीं है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ये तो मैंने थोड़ा सा निवासी और नागरिक में थोड़ा सा आपको फर्क बता दिया कि कुछ ऐसे अधिकार जो कि नागरिकों को मिलते हैं, निवासियों को नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के प्रावधान, मतलब जो नागरिकता अपना भाग 2 है, क्या भाई, भाग 2, जिसमें नागरिकता हम पढ़ रहे हैं, वो कितने से कितने आर्टिकल तक है, वो आर्टिकल 5 से और आर्टिकल 11 तक है। क्या है भाई, 5 से 11 तक में क्या प्रावधान दे रखा है इन आर्टिकलों के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन भारत के नागरिक होंगे, वर्तमान में नागरिकता से इनका कोई संबंध नहीं है, भविष्य में नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति क्या होगी, संसद के पास होगी। क्या होगी भाई, संसद के पास होगी। सॉरी। तो 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत के क्या होंगे भाई, नागरिक होंगे। सॉरी, 26 जनवरी 1950 को कौन भारत के क्या होंगे भाई, नागरिक होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आर्टिकल 5 से 11 में जो प्रावधान है वो बता रहा हूं। वर्तमान में नागरिकता से इनका कोई संबंध नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इन लाइनों को पढ़ो, नागरिक होंगे, वर्तमान में नागरिकता से इनका कोई संबंध नहीं है, भविष्य में नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। 5 से 11 में जो वर्णन है, उस वर्णन में क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया है सिर्फ कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन होंगे, भारत के नागरिक कौन होंगे, कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है आर्टिकल 5 से 11 के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान में नागरिकता इसका कोई संबंध नहीं है। वर्तमान की नागरिकता का क्यों संबंध नहीं है वो बताता हूं। भविष्य देखो, ये उस समय की बात है, वर्तमान में नागरिकता से इसका कोई संबंध नहीं है 5 से 11 का, क्योंकि भविष्य में नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी। तो उस समय के हिसाब से देखते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा, ये आर्टिकल 5 से 11 के अंदर बता रखा है। तो देखिए कौन कौन होंगे। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 में देखो क्या लिखा है, संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होगा, मतलब डोमिसाइल के आधार पर, क्या भाई, डोमिसाइल के आधार पर भारत का नागरिक कौन होगा। ये 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं। 26 जनवरी 1950 को जब देश स्वतंत्र हो गया, उस समय हम किसको नागरिकता देंगे, मुद्दा ये उठा था, और हमने आर्टिकल 5 में लिखा कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होगा, डोमिसाइल के आधार पर, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 6 में हमने क्या, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भी क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। देखो 5 में तो डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता बता दी भाई, जिसका डोमिसाइल है। छठा, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भी क्या दे देंगे, नागरिकता। 7वें में क्या दे रखा है, पाकिस्तान से भारत जाने वाले, भाई जो देश अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो कुछ लोग भाई भारत से कहां चले गए थे, पाकिस्तान चले गए, और फिर वहां उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा तो वो वापिस आ गए। उन लोगों की नागरिकता के बारे में जो वर्णन, उसको नागरिकता देनी है कि नहीं देनी, वो उसका जिक्र किसमें है, आर्टिकल 7 में। फिर अनुच्छेद 8, बाहर रह रहे भारतीयों की नागरिकता, क्योंकि 8 ही आर्टिकल क्यों जोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारा देश क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो कुछ लोग, धनाढ़ लोग लगा लो या कुछ लोग
भारत छोड़कर चले गए थे, दूसरे देशों में चले गए थे, वहां रह रहे थे, क्योंकि उनको पता था भारत तो गुलाम है, इसलिए वो दूसरे देशों में रह रहे थे। अब जब देश आजाद हो गया, अगर वो आना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस होगा? अब क्योंकि देश आजाद हो गया, अब देश आजाद होने के बाद तो सब अपने देश में आएंगे, तो इसका मतलब जो यहां से थे वो बाहर चले गए थे, भारत गुलामी की अवस्था में तब था और वहीं वो रहने लग गए। उन लोगों को अगर वो वापस आना चाहेंगे तो क्या हम नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे? देंगे तो हमें किस आधार पर देंगे? ये किसके अंदर है भाई? आर्टिकल 8 के अंदर। 9 में देखो, 9 में क्या कहे? विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये 26 जनवरी 1950 की बात बता रहा हूं कि जिस व्यक्तियों ने विदेश की नागरिकता ले ली है उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या है? नागरिकता केवल संसद की विधि के आधार पर ही ली जा सकती है। देखो, ये तो ऊपर देने वाली बात थी, ठीक है। ये आर्टिकल 10, कोई व्यक्ति को नागरिकता है ना, खारिज कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है? उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है, ठीक है। कोई उसके लिए विधि बनाई जाएगी क्या भाई? और वो विधि बनाएगी कौन? संसद बनाएगी। क्या बनाएगी? संसद बनाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। संविधान के प्रारंभ में आर्टिकल 11, नागरिकता संबंधी विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास रहेगी? संसद के पास रहेगी। किसके पास रहेगी भाई? संसद के पास। मतलब आर्टिकल 11 में 10 तक तो हमने ये लिखा 26 जनवरी 1950 तक कौन हो गए। 11वीं में हमने एक चीज और लिख दी कि भाई चलो अब का तो हमने डिसाइड कर लिया इन आर्टिकलों में, आगे जो होंगे भाई, आगे की स्थितियां क्या होंगी, क्या बदलाव होंगे, क्या समाज के स्ट्रक्चर होगी आगे चलकर, क्या आगे की मतलब यूं कह सकते हैं कि परिस्थितियां होंगी। तो आगे की परिस्थितियों के आधार पर कि किस व्यक्ति को हम नागरिकता देंगे, किसको नहीं देंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी की सारी जो शक्ति है ना वो किसके पास रहेगी? संसद की। और अनुच्छेद 11 के अनुसार ही क्या भाई? अनुच्छेद 11 के अनुसार ही भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था, जो वर्तमान में क्या है? नागरिकता का आधार है। वर्तमान में जो नागरिकता का प्रोसीजर है ना, वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत चल रहा है। क्या चल रहा है? 1955 के तहत, ठीक है। अब देखो 5 वाला, संविधान के प्रारंभ में कौन नागरिक होगा? अब देखो आर्टिकल 5 में लिखा है कि संविधान के प्रारंभ में कौन नागरिक होगा, उसकी हमने 3 शर्त रखी। क्या भाई? 3 शर्त रखी। कौन कौन सी 3 शर्त थी? पहला, जो भारत में जन्मा हो। पहला कौन भाई? जो भारत में जन्मा हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो भारत में जन्मा है, तो विदेशी भी भारत में जन्म ले सकता है। कोई विदेशी मान लो या घूमने आया है तो वो भारत में क्या ले ले? मान लो जन्म ले ले। कोई दंपति आ गया, अरे मान लो कोई भी ये मान लो जो बाइडेन आ गए, मान लो, अब जो बाइडेन तो खैर बूढ़े हो गए, चलो जोरिस जॉनसन मान लो, जोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो आ गए और उन अपनी दंपति के साथ आए, मतलब वो दंपति मतलब दोनों मिलकर आए, हस्बैंड वाइफ, और वो कुछ दिन यहाँ रुके और खुदा न खास्ता उनको क्या हो गया? पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई मान लो, तो क्या वो भारत का नागरिक हो जाएगा? नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला तो ये है, पहली कंडीशन तो हमने 5 वाला में रखी थी कि भारत में उसका क्या हो? जन्म हुआ हो। दूसरी कंडीशन क्या रखी? जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मे हो। भाई माता या पिता में से एक का जन्म क्या हुआ हो? भारत में हुआ हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने तीसरा चीज क्या किया? संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो। क्या भाई? 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई? ये लाइन, जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में क्या हो? जन्मा हो। मान लो कि कोई विदेशी है, मतलब कोई भारत का कोई व्यक्ति है और उसका वहां बच्चा विदेश में है, मान लो बच्चा विदेश में हो गया, तो उसमें से कंडीशन क्या होगी? माता पिता में से क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए, यूं कह सकते हैं। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये तो अनुच्छेद 5 में थे, जो एक तो भारत में जन्म हो, जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय भारत में जन्मा हो। तीसरा, संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से भारत में क्या है भाई? रह रहा हो। आर्टिकल 5 में तो हमने क्या करिए? ये प्रावधान किए, ठीक है। आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 क्या था? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग की नागरिकता। तो देखो, जो पाकिस्तान से भारत आते हुए भारत के नागरिक बनेंगे, क्या भाई? वो भारत के नागरिक बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से पहले क्या था? भारत अविभाजित भारत की बात कर रहे हैं। क्या भाई? अविभाजित भारत की बात। तो उस समय जो वर्तमान का पाकिस्तान, किसी समय में ये क्या हुआ करता था? भारत हुआ करता था। अगर वहां जन्म ले रखा है किसी ने,
तो अब वो पाकिस्तान का नहीं होगा। अभी तक तो क्या है, 26 जनवरी 1950 से तो पहले क्या है कि अगर वो भारत में आना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि वो भी भारत का क्या है, अभिन्न अंग था उस समय, तत्कालीन समय में। उसको थोड़ी पता था कि आगे ऐसे ऐसे बंटवारा हो जाएगा। चाहे तो वो आ सकते हैं, उनको भी क्या मिल जाएगी भाई, नागरिकता मिल जाएगी। देखो, वह स्वयं या उनके माता पिता या दादी या दादा अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। क्या हो भाई, अविभाजित, मतलब है वो भले ही वो उस समय के पाकिस्तान में, उस समय के पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय का पाकिस्तान यानी भारत आजादी से पहले का, तो वह स्वयं या उसके माता पिता या दादी दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए। दूसरा, 19 जुलाई 1948, ये परमिट की तारीख थी भाई। क्या थी ये, परमिट की तारीख थी। 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को क्या करना होगा भाई, आवेदन करना होगा। प्लस 6 माह की क्या रखेगी, शर्त रखी गई। क्या भाई, 6 माह की क्या रखी गई, उसमें शर्त भी रखी गई है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद भाई 15 अगस्त 1947 को देश आजाद, तो ये करिए कि जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में चलो जाओ, और जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में आ जाओ। अब मान लो कि वो टाइम निकल गया, उस टाइम तक माहौल ठीक था, मतलब लोगों ने उनको क्या भाई अच्छी क्या की, उनके साथ सामंजस्य बना रहे। जब उनको लगा कि भारत अलग बन गया, पाकिस्तान अलग बन गया, जब वो लगा कि नहीं यार हमारा यहाँ तो गुजारा ही नहीं हो सकता, वो बेचारे थोड़े लेट जागे। अब फिर उनको याद आई, नहीं यार अपन तो भारत में चलते हैं। तो उनके लिए क्या होगा कि 1 जुलाई 1948 के बाद जो भी आए हैं ना भारत में, उनको क्या करना पड़ेगा भाई, आवेदन करना पड़ेगा नागरिकता के लिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है, देखो आर्टिकल 7 में, जो भारत से पाकिस्तान चले गए उन्हें भारत आए वे भी भारत के नागरिक होंगे। देश का बंटवारा हो गया, तो कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेम भाव जग जाता है भाई, हालात मजबूर कर देते हैं। मजबूर कैसे कि यूं मान के चले, हमारे कभी कभी रिश्तेदार होते हैं, वो हमें क्योंकि 1-2 दिन जाते हैं हम उनके पास, तो बड़ी आओ भगत करते हैं, और जब हम परमानेंट उनके जाके बैठ जाते हैं तो सोचते हैं भगवान इससे कब पीछा छूटे। तो ऐसे ही क्या गए थे, कुछ मुस्लिम या कुछ हिंदू चले गए वहां पे, क्योंकि हो सकता है उनके वहां पे खानदानी पैदाइश वहां पे हो उनकी, तो सोचा कि हमारा तो मुल्क वही है, हमारा तो मेन थैया वही है, चलो हम चलते हैं। वो बेचारे चले गए, जब गए तो पता चला कि नहीं यार वहां पर तो लोगों ने कब्जा लिया हमारा क्षेत्र, या हमारी वहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उनको लगा नहीं यार अपन तो वापिस ही वहां चलते हैं। तो वो मतलब पहले गए, जाने के बाद उनका क्या भाई उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा और वो वापिस आए। तो मतलब जो पहले भारत से पाकिस्तान गए थे उनका क्या वहां पर संतुलन नहीं बना, और वो वापस क्या आए भारत, वो भी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। लेकिन कंडीशन क्या थी, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान आने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक है। ये तो 1947 में लिखा था, ठीक है। लेकिन वो चले गए, लेकिन अब वापिस आना चाहते हैं। तो एक तो ये वाली लाइन थी। दूसरा, पुणे आने पर 6 माह निवास प्लस क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 माह निवास प्लस उनको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, 19 जुलाई 1948 के बाद वापस आते हैं तो परमिट प्लस 6 माह प्लस आवेदन, ये क्या करना भाई, तीनों ही करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। ये लाइन तो हमने लिख दी थी, ये तो लिखा हुआ था कि भारत के नागरिक नहीं होंगे 1 मार्च 1947 के बाद भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन फिर अगर आएंगे तो पुणे आने पर क्या होगा, 6 माह का निवास प्लस आवेदन, प्लस 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आते हैं तो उसको परमिट प्लस 6 माह है प्लस आवेदन, इसको क्या है भाई, तीनों कंडीशन क्या करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी, ठीक है। अनुच्छेद 8 में क्या है, विदेश में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता देता है। भारतीय उद्भव के बाद व्यक्तियों को नागरिकता देता है, भारतीय उद्भव के। अब ये देखो ये क्या करना चाह रहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मतलब जिनका जन्म भारत में हुआ हो और वो क्या रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। अब भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। मतलब उन विदेशियों को जिनका उद्भव भारत में था, मतलब जिनका क्या है जन्म भारत में हुआ है, जिनके दादा परदादा यहाँ रह रहे थे, कहने का मतलब है वो भारतीय मूल के हैं, तो उनको क्या है भाई, नागरिकता दे देंगे। तो एक तो भारतीय मूल के व्यक्ति, दूसरा उनको आवेदन। एक तो क्या हो भाई, भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए वो, दूसरा क्या है भाई, उसको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। क्या भाई, आवेदन करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 8 में कई बात। आर्टिकल 9 में, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा
उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत में क्या है भाई, एकल नागरिकता का प्रावधान रखा है। क्या भाई, भारत में एकल नागरिकता है। तो जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 में हमने लिखा। आर्टिकल 10 में क्या लिखा, संविधान प्रारंभ के समय बने भारतीय नागरिक आगे भी नागरिक बने रहेंगे। ठीक है, संविधान प्रारंभ के समय तक बने नागरिक, जब संविधान प्रारंभ समय तक बने नागरिक आगे भी बने रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो नागरिक बनने की जो ये विधि भी जो भी होगी ना, वो क्या होगी भाई, इसकी इससे संबंधित जो विधि होगी ना वो संसद के अधीन होगी। क्या हो भाई, संसद की विधि के कह सकते हैं अनुसार आगे की नागरिकता होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। आर्टिकल 11, तो देखो आर्टिकल 11 में क्या है, आर्टिकल 11 में अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। क्या भाई, संसद ने अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। अब देखो, इससे पहले की जो भी बात थी, इससे पहले की आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक वो बात थी 26 जनवरी 1950 से पहले कि भारत के नागरिक कौन होंगे। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिख दिया गया कि नागरिकता से संबंधित जो भी विधि बनाने का अधिकार है वो किसके पास होगा, संसद के पास होगा। और आर्टिकल 11 में क्या लिखा गया कि अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके 1985 में हमने क्या अधिनियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लेकर आए। ठीक है, इस 1955 वाला जो अधिनियम था नागरिकता का, उस अधिनियम में देखो क्या क्या चीजें हमने डिसाइड की। नागरिकता ग्रहण किस प्रकार से की जा सकती है और नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो नागरिकता ग्रहण की अगर किन किन व्यक्तियों को नागरिक हम नागरिक का दर्जा दे सकते हैं, किन किन व्यक्तियों को अपन अपनी नागरिकता दे सकते हैं, ये 1955 का जो नागरिकता वाला अधिनियम था उसमें ये कंडीशन रखी गई। और कंडीशन क्या रखी गई भाई, कंडीशन हमने 5 प्रकार से रखी कि जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, क्षेत्र अर्पण नहीं। भैया हमारा टाइपराइटर बड़ा मिस्टेक करता है। क्षेत्र अर्जन, कोई बाहर का क्षेत्र हमने कोई अर्जन कर लिया, युद्ध में जीत लिया हो तो उसको हम क्या है, नागरिकता दे सकते हैं। मतलब 5 प्रकार से तो नागरिकता ग्रहण की जा सकती है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। और 3 प्रकार से नागरिकता क्या भाई समाप्त की जा सकती, त्याग करके, निरसन द्वारा और वंचन द्वारा। क्या भाई, वंचन द्वारा। ठीक है, इस अधिनियम में हमने कुल 9 बार संशोधन किया है। कब कब किया है, सबसे पहला 1955 वाला जो ये अधिनियम बनाया, 1957 में किया, फिर 1960 में, फिर 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। 19 में तो सीए वाला जो आ गया था तो वो जबरदस्ती क्या कर दिया, संशोधन कर दिया भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये देखो, ये इतना क्या है भाई, मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन है वो यही है कि आर्टिकल 11 में क्या था कि संसद के पास क्या होगी, शक्ति होगी। वो शक्ति करके उससे संबंधित कोई भी अधिनियम बना सकते हैं और वो अधिनियम हमने 1955 में बनाया आर्टिकल 11 की शक्ति का प्रयोग करके भाई। ठीक है, तो अब देखो नागरिकता अर्जन 5 तरीके से की जा सकती है। कितने तरीके से की जा सकती है, 5 तरीके से। वो कौन कौन से तरीके हैं ये देखो। देखो भाई, सबसे पहला तो क्या भाई, सबसे पहला देखो, नागरिकता ग्रहण जो कर रहे हैं 1955 के अधिनियम के तहत, तो क्या सबसे पहला है जन्म से, बाई बर्थ। 1955 के अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेना वाला व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। एक तो हमने ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर बाई जन्म के हिसाब से जो हो रहा है ना उसकी बात हो रही है, बाई जन्म के हिसाब से अगर नागरिकता लेते हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए
कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अब ये तो 1950 में, अब 1987 में 1 जुलाई 1987 से इसमें हमने क्या किया भाई, परिवर्तन किया। क्या किया भाई, परिवर्तन किया। 1 जुलाई 1987 हमने क्या किया था भाई, परिवर्तन किया था। क्या किया था, परिवर्तन। जैसे हाँ 1 जुलाई 1987 में इसमें हमने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी। 1987 में क्या कंडीशन लगाई कि उसके माता पिता या दोनों भारत के नागरिक हों। मतलब भारत में जन्म ले ले मान लो कोई व्यक्ति, अब कोई विदेशी व्यक्ति आके यहाँ घूमने आ जाए और मन लग जाए, गोवा में घूमने लग जाए, 8-9 महीने बिता दे, तो अब प्रकृति तो चेंज नहीं हो सकती भाई, तो प्रकृति चेंज नहीं हो सकती, तो अब ये थोड़ी है कि उसको हम भारत का नागरिक बना देंगे। ऐसा नहीं है। क्या भाई, ऐसा नहीं है। क्या किया कि पहले तो ये था कि 26 जून 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति, अब मान लो कि 2004 में ही कोई आ जाए, मान लो घूमने भाई 2004 में मान लो कि पाकिस्तान के कुछ लोग आ जाएं, और वो कैसे होते हैं आपको मालूम ही है, और यहाँ आ जाएं, तो क्या हम उसको नागरिकता दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें यही कंडीशन है कि 1987 के बाद हमने क्या बदलाव किया कि जो जन्म ले रहा है ना भारत में, उसमें उसके माता पिता या दोनों भारत की, या तो माता या पिता या दोनों भारत के क्या हो, नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद उसमें थोड़ा और परिवर्तन किया हमने। 3 दिसंबर 2004 से हमने क्या कर दिया, माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हो, या एक भारतीय है तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो इसमें माता पिता या दोनों क्या हो, भारत के नागरिक हो। ठीक है। फिर 2004 में हमने क्या कर दिया, माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हो। अगर नहीं भी है तो एक भारतीय है तो दूसरा क्या हो, अवैध प्रवासी न हो। क्या हो, अवैध प्रवासी न हो, ये ध्यान रखना। ठीक है। अवैध प्रवासी का मतलब समझ रहे हो ना, कि इलीगल रूप से यहां पर न रह रहा हो, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये तो बाई बर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम क्या है भाई, नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो ये हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। दूसरा है वंश, रक्त संबंध के आधार पर बाई डिसेंट। 1953 में यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसका पिता भारतीय नागरिक, तो वह भारत का नागरिक बनेगा। ये 1953 में ये था। क्या था भाई, 1953 में था। यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसका पिता भारतीय नागरिक, तो वह भारत का नागरिक बनेगा। ठीक है। 1953 वाले के अनुसार बता रहा हूं। 10 दिसंबर 1992 को हमने क्या किया भाई, 10 दिसंबर 1992 में थोड़ा बदलाव किया। माता या पिता, माता हो या पिता हो या दोनों में से कोई क्या हो, भारतीय हो। क्या हो भाई, भारतीय हो। ठीक है। देखो इसमें तो क्या था कि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है तो उसका पिता भारतीय नागरिक है। यहां तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पिता। 10 दिसंबर 1992 को हमने इसमें बदलाव करके थोड़ा सा क्या कर दिया, जहां केवल पिता था ना, वहां पर माता या पिता दोनों में से कोई क्या हो, भारतीय हो। दोनों में से क्या हो, कोई एक भारतीय हो। ठीक है। ये कंडीशन हमने बदलाव की। फिर इसके बाद देखो 2004 में हम थोड़ा सा और बदलाव किया। वो क्या किया, इस प्रकार के बच्चे का 1 वर्ष के भीतर भारतीय देखो ये क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है विदेश में जन्म ले लेगा, मतलब यहाँ के कोई इंजीनियर है भारत के, वो विदेश रहने लग गए। ठीक है। और वहां पर मान लो क्या है, वो शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद मान लो वहां बच्चा पहुंच जाता है, तो उसमें तो कंडीशन थी स्टार्टिंग में तो कि पिता, मतलब यहाँ का अगर पिता है, भारत मूल वंश का अगर पिता है, तो उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। अगर लड़की ने वहां जाके शादी कर ली ना, तो क्या होगा भाई, वहां के मूल वंश का अगर नहीं हुआ तो क्या होगी भाई, नागरिकता नहीं मिलेगी, कहने का मतलब। अब इसमें क्या कर दिया 10 दिसंबर वाले में, कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। माता या पिता में से क्या होना चाहिए, कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। अब मान लो ये है कि यहाँ की कोई लड़की, अगर इंडिया की लड़की अमेरिका में रह रही है और वहां किसी मतलब अंग्रेज से या कोई यूएसए के व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो क्या होगा, अगर उनसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो क्या होगा, उसको भी नागरिकता दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर माता या पिता दो में से एक भारतीय हो। ये कर दिया। ठीक है। अब क्या कर दिया कि इस प्रकार जैसे लड़की थी कोई, या फिर भारत का कोई पुरुष अगर विदेश में शादी कर लेता वहां, अब दोनों के लिए अगर भारतीय मूल में से अगर ये कंडीशन है, कोई भी एक है, और वहां मतलब दूसरे देश में बच्चा पैदा हो जाता है,
तो जरूरी तो पॉसिबल तो नहीं है कि वो बच्चा पैदा करवाने के लिए इंडिया आए भाई, ठीक है। मान लो कि कोई प्रेगनेंसी हो गई 8-9 महीने, उसको आना है, 2 साल के परमिट के बाद वर्क परमिट है मान लो 2 साल, तो क्या वहां रहेगा तो क्या हम नागरिकता नहीं देंगे? नहीं, उसमें थोड़ा बदलाव किया। क्या किया 2004 के बाद कि अगर इस प्रकार किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो 1 वर्ष के भीतर वहां जिस देश में भी डिलीवरी है वहां जाकर भारतीय दूतावास में जाकर उस बच्चे के लिए क्या करवाना पड़ेगा? अपने को पंजीकरण करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? पंजीकरण करवाना पड़ेगा, ठीक है। नाबालिग शिशु 2 देशों की नागरिकता पाने का क्या रखता है? अधिकार रखता है। क्या भाई? जब तक वो नाबालिग है 2 देश, मतलब पंजीकरण जरूर करवा दिया, अब वो वहां रह रहा है अमेरिका में, तो अमेरिका का नागरिक तो ऑलरेडी है ही, पंजीकरण हमने यहां करवा दिया तो यहां के हिसाब से भी अब उसको नागरिकता मिल जाएगी। जब तक वो नाबालिग है तब तक 2 देशों की उसके पास नागरिकता हो सकती है। जैसे ही वो बालिग हुआ तो उसको एक देश की नागरिकता भारत के अनुसार, क्या भाई? भारत के अनुसार उसको क्या रखनी पड़ेगी? एक देश की नागरिकता रखनी पड़ेगी। तो बालिग होने के बाद उसे एक ही देश की क्या रखनी पड़ेगी भाई? नागरिकता रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो पंजीकरण से, क्या भाई? पंजीकरण से बाई रजिस्ट्रेशन, भारतीय मूल के विदेशी, पीटीओ, ये पीटीओ नहीं है भाई, ये फिर हमारी मिस्टेक हो गई, पीआईओ है ये। क्या है? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी तक भारतीय रहे हो। पंजीकरण में क्या होगा? जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी तक क्या रहे हो? भारत में रहे हो, या फिर उनको क्या रहना पड़ेगा? 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। फिर इसके अलावा उसको आवेदन करना पड़ेगा, फिर उसको नागरिकता की स्वीकृति मिलेगी, और भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है? ये इस प्रकार के आवेदन कर सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने को क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है कि पंजीकरण से अगर करना पड़ेगा तो पंजीकरण से कि उसकी 4 पीढ़ियों तक कोई भी क्या हो? भारतीय मूल का हो, 4 पीढ़ियों तक देखा जाएगा, पिता, दादा, परदादा, परदादा भी अगर भारत का है तो उसको भी हम क्या दे सकते हैं? भारत की नागरिकता दे सकते हैं। कैसे? उसका प्रोसेस क्या होगा? 7 वर्ष उसको भारत में रहना होगा, प्लस उसको आवेदन करना पड़ेगा, फिर नागरिकता के लिए स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर पंजीकरण के है, ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन अगर हम करते हैं। फिर चौथा जो तरीका है वो है देशीयकरण, जिसको प्रकृतिकरण बोलते हैं, बाई नेचुरलाइजेशन। विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान है इसके तहत। क्या भाई? विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। पंजीकरण से भी क्या है भाई? विदेशियों को मिल सकती है। क्या भाई? पंजीकरण से भी क्या मिल सकती है? विदेशियों को मिल सकती है। और देशीयकरण से कैसे? देशीयकरण देखो इसका मतलब क्या है, इसमें उसी देश, द्वेष नहीं भाई, उसी देश के नागरिक को नागरिकता दी जा सकती है जिस देश में भी, मतलब उस देश में भी भारतीयों को इसी विधि से, उस देश में भी भारतीयों को उस विधि से नागरिकता दी जा सकती है। मतलब देशीयकरण वाला जो तरीका है बाई नेचुरलाइजेशन से उन्हीं देश के व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी जिस देश के में नागरिकता का प्रावधान ये सेम टू सेम हो। अगर वो भी देशीयकरण के आधार पर अगर किसी भारतीय को नागरिकता देते होंगे तो हम, अगर वो देते होंगे तो ही हम देंगे। अगर किसी देश में इस देश का देशीयकरण वाला प्रावधान नहीं है तो उस देश के व्यक्ति के लिए हमारे लिए ये वाला रूल लागू नहीं होगा। मान लो अमेरिका है, अमेरिका देशीयकरण के बिहेव पर अगर नागरिकता दे सकता है भारत के नागरिक को, तो हम भी अमेरिका के नागरिक को देशीयकरण के आधार पर दे सकते हैं। देशीयकरण का मतलब सिंपल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देशीयकरण का मतलब ये होता है कि जैसे यूं समझो आप, काफी दिन से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है। क्या भाई? काफी दिन से भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है, 10-15 साल से, 15 साल में, और वो 15 साल रहते हुए भारत की संस्कृति से क्या हो गया हो? बिल्कुल अटैच हो गया हो, भारत की यहाँ की भाषाएं जानने लग गया हो, उसकी संस्कृति से उसका अच्छा गहरा नाता बन गया हो, ठीक है, और वो काफी दिन से मतलब कंटिन्यू ही भारत में रह रहा है। तो इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि ये रहते रहते हैं ना, क्या हो गया इसमें? तो भारतीय गुण ज्यादा हो गए। क्या हो गए? भारतीय पूजा पाठ में ध्यान देना शुरू कर दिया, भंडारों में जाना शुरू कर दिया, जागरणों में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये भगवान लहराना, जो भी मतलब यूं लगता है कि संस्कृति में रंग गया है बंदा। कहने का मतलब कभी वो व्रत कर रहा है शिवरात्रि के, कभी कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब देख रहा है वो भारतीय संस्कृति में ढल गया है। कहने का मतलब ये है, मेरे समझाने का मतलब उसको, ठीक है, इस प्रकार के व्यक्तियों को लो। तो उसके लिए क्या है? आवेदन करने से पहले लगातार 12 महीने से वो रह रहा हो। क्या भाई? रह रहा हो। मतलब जब ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे व्यक्ति मतलब यूं मान के चलो, उसका थोड़ा प्रोसेस यूं बता देता हूं कि कोई व्यक्ति 14 साल से भारत में मान लो रह रहा है, कोई व्यक्ति 14 साल से मान लो भारत में रह रहा है, और
उसमें से वो 11 साल से क्या रह रहा हो, भारत में रहने की मौजूदगी, भारत में रहने की या मौजूदगी वो दिखाता हो कि मैं 14 में से 11 वर्ष क्या रहा हूं, भारत में रहा हूं। प्लस जब मान लो आज 1 जनवरी 2022 को अगर उसने आवेदन किया, तो ये ध्यान रखना 1 जनवरी 2021 के बाद वो कभी अपने जिस देश का वो है, जिस देश का मूल ओरिजिन हुआ है, या कहीं और नहीं गया हो वो, मतलब 1 जनवरी 2021 से लेकर 2022 तक, सही मामले में प्रोसेस में समझाऊं तो ये मान लो कि अब 2022 12 तो ये हो गए, और 2008 से मान लो क्या भाई, 2006 से मान लो क्या भाई, 2006 से या 2007 से, 2006 से कोई व्यक्ति ब्रिटेन का यहां आ गया, और 2006 से लेकर वो 2022 तक, 1 जनवरी 2022 तक क्या रह रहा है, वो भारत में रह रहा है। तो 4 2 6 और 10 16 साल उसको टोटल रहते हुए गए क्या भाई, 16 साल। 16 साल की बजाय आप 14 साल हमने क्या कर रख लिया क्राइटेरिया, चलो 16 मान लेते हैं हम, कोई बात नहीं है। लेकिन कंडीशन देखो कि इन 14 सालों में से क्या भाई, ये 2008 माने तो ये कितनी हो जाएंगी, 14 वर्ष हो जाएंगे। तो इन 14 वर्ष में से 11 वर्ष उसके भारत में रहने का प्रमाण मौजूद हो उसके पास, पहला तो ये। दूसरा, 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक वो लगातार भारत में रहा हो, भारत से बाहर नहीं गया हो, तब उसका क्या होगा, आवेदन स्वीकार्य होगा। ये ध्यान, तब उसका आवेदन क्या होगा भाई, स्वीकार्य होगा। देखो, आवेदन करने से पहले लगातार 12 महीने तक रह रहा हो, उस 12 मार्च से पहले वह 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसमें से कुल 11 वर्ष भारत में रहने का उसके पास क्या हो, रहने का प्रमाण हो या सबूत हो, तो वह नागरिक बन सकता है। बन सकता है मतलब बन गया नहीं, बन सकता है, क्योंकि उसको आवेदन करना पड़ेगा, फिर हम स्वीकृति देंगे। कि इसके अलावा देखो और क्या कंडीशन है, ये तो है ही है, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। मतलब यूं है कि उसका करेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए। क्या भाई, करेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चरित्र अच्छा हो, और भारत में रहने की क्या रखता हो, इच्छा रखता हो। भाई 12-12 महीने तक वो नहीं जाता, इसका मतलब है मोह पड़ गया। मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, अगर 12-12 महीने व्यक्ति घर बोलते हैं ना कि कई बार लोग अपना घर छोड़ना पसंद नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनसे घर से मोह हो जाता है। तो वैसे ही 12 महीने तक अगर वो नहीं गया तो इसका मतलब वो भारत में रहने का इच्छुक है, सिंपल सी बात है। फिर इसके अलावा 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो। अरे पर्याप्त हो, एप्लीकेशन कौन लिखवाने की, तुम जो बीमार की एप्लीकेशन लिखवा कौन चाहते, ठीक है। पर्याप्त ज्ञान हो मतलब वो संवाद कर सकता हो उस भाषा में। जैसे हिंदी है, हिंदी को वो अच्छे से जानने लग जाए, क्या भाई, हिंदी को वो अच्छे से जानने लग जाए, तो उसका संवाद अच्छा होना चाहिए, और कुछ नहीं है। ये नहीं हो कि आप उससे व्याकरण से पूछो, बता ये अनुसंधि कौन सी है, गुण संधि कौन सी है, ये अनुप्रास अलंकार बता। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप उसे हिंदी का व्याकरण पढ़ाने लग जाओ कि बता तू क्या क्या है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। नहीं, उसको सिर्फ पर्याप्त ज्ञान हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। भारतीय नागरिकता प्राप्त होने पर उसे अपने पूर्व देश की नागरिकता क्या है भाई, त्यागनी पड़ेगी। क्या है भाई, त्यागनी पड़ेगी, देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। संविधान में निष्ठा की मतलब एक चीज और, उसको संविधान में निष्ठा पूरी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान अच्छा है, पूरी निष्ठा उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके आधार पर क्या कर सकते हैं भाई, हमें देशीयकरण के आधार पर क्या दे सकते हैं, उसको नागरिकता दे सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, नोट, यदि कोई विदेशी विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति, मानव प्रगति के क्षेत्र में उन्नत कार्य किया है तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। मतलब विशेष क्षेत्र में योगदान वाले व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो सरकार उसे देशीयकरण की कुछ शर्तों में छूट या समस्त, मतलब देशीयकरण की कुछ छूट है, कोई कंडीशन देशीयकरण के लिए जो 14 वर्ष 11 वर्ष लगातार 12 महीने, इस प्रकार की जो शर्तें थी ना, चरित्र अच्छा हो, फलाना धिकड़ा, 8 भाषाओं का एक भाषा का जानकार हो 8वीं अनुसूची की, तो उनमें से कुछ की छूट दे सकती है, उसको संपूर्ण छूट दे सकती है। वो क्या है, भारत सरकार का निर्णय है। मान लो कोई खिलाड़ी है, अब यार खिलाड़ी के लिए 14 साल वो भारत में रहेगा, बूढ़ा हो लेगा, क्या करेगा। कोई साइंटिस्ट है जो मान लो कि 65 साल का है, अब वो 15 साल तक 14 साल तक भारत में रहेगा तो मर लेगा, वो क्या रिसर्च करेगा। तो कहने का मतलब कोई किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है
तो ऑब्वियसली कोई भी देश ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ना पसंद करेगा। तो हो सकता है ये है कंडीशन, ये है कि उसमें लगभग ऐसे मामलों के कोई आते हैं तो उसको जो देशीयकरण वाली शर्तें हैं वो लगभग हटा ही देते हैं और सिंपल सा क्या कर देते हैं भाई, उसको सिंपल समझ छूट देकर उसको क्या बना देते हैं, भारत की नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है। क्षेत्र अर्जन द्वारा, क्या भाई, क्षेत्र अर्जन द्वारा, यदि भारत कोई नया क्षेत्र अर्जन करता है तो वहां के नागरिकों को एक आदेश जारी करके नागरिकता, अरे कोई युद्ध छिड़ जाए और कोई भी क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है, भारत उसको क्या कर लेता है, युद्ध से हासिल कर लेता है या कोई संधि के तहत या किसी भी तरीके से उसको क्या है अपने में मिला लेता है, तो एक आदेश जारी करके क्या है भाई, उसको भारत की नागरिकता दे सकता है उस क्षेत्र के लोगों को। उदाहरण के तौर पर जैसे गोवा है, सिक्किम है, पांडिचेरी है, इनको हमने क्या है ऐसे ही नागरिकता दी थी। ठीक है। प्रारंभ में क्या है 26 जून 1950 को यहाँ के जो व्यक्ति थे भारत के नागरिक नहीं थे, फिर इनको इस तरीके से कौन सा क्षेत्र अर्जन वाला जो पॉइंट है इसके हिसाब से हमने इनको नागरिकता दी थी। नागरिकता समाप्त होने के बाद स्वेच्छा से त्याग, स्वेच्छा से व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देता है, उसके नाबालिग, अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई व्यक्ति क्या है मान लो कि नागरिकता त्याग देता है, तो ध्यान रखना उसके बच्चों की नागरिकता भी साथ साथ क्या है भाई खत्म हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना जैसे ही बच्चे बालिग होते हैं अगर वो वापस लेना चाहे तो उनको नागरिकता मिल सकती है भारत की। ठीक है। तो स्वेच्छा से त्याग, उसके नाबालिग बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाती है और बच्चा बालिग होने पर पुनः नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहले तो दूसरा है बर्खास्तगी, बर्खास्तगी या समाप्ति, टर्मिनेशन। अरे दोनों में क्या, इसमें यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसमें तो क्या है, इसमें तो स्वेच्छा से नागरिक त्यागी है भाई, उसने इच्छा से। अरे इन दोनों में क्या फर्क है, मान लो एक आप कंपनी में काम करते हो तो एक तो आप रेजिग्नेशन दे के आओ, तो रेजिग्नेशन वाला तो ये है, और एक आपको कोई लात मार के निकाले जिसको टर्मिनेशन की, आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो ये वाला वो है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये ध्यान रखना 2003 में थोड़े से विशेष प्रावधान है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि 2003 में विशेष प्रावधान क्या है कि जैसे हम लोग कई बार हम सुनने में आता है, क्या भाई सुनने में आता है कि फलाने अभिनेता के पास या उस नेता के पास 2 देशों की क्या है नागरिकता है, कनाडा की नागरिकता, ये उपहार स्वरूप कोई देश होते हैं वो गिफ्ट के तौर पर उनको क्या कर सकते हैं, नागरिकता दे सकते हैं, और वो भारत के नागरिक उनको नागरिकता ले भी सकते हैं, वो गिफ्टेड नागरिकताएं होती है, ध्यान रखना। तो उस पर ज्यादा विवाद में मत पड़ा करो, उसके लिए थोड़ा सा विशेष प्रावधान है। ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि भाई साहब को पॉलिटिक्स करने का थोड़ा शौक चढ़ा होता है, फेसबुक जिसको बोलते हैं उसके ऊपर अक्षय कुमार की फोटो लगा देंगे, अरे कनाडा का नागरिक भी है, तो भाई साहब उनको नहीं पता होता है कि वो कनाडा की नागरिक उसको गिफ्ट में मिली हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो भारत सरकार भी इस चीज की क्या देती है, उनको परमिशन देती है। ठीक है, नो डाउट। वंचन द्वारा, वचन द्वारा नहीं, वंचन द्वारा, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें पंजीकरण और देशीयकरण, पंजीकरण और देशीयकरण से बने लोगों की नागरिकता समाप्त की जाएगी। ध्यान रखना, वंचित, किसी को वंचित कर देना, वंचित कर देना मतलब नागरिकता से वंचित कर सकते। किन व्यक्तियों की नागरिकता वंचित होगी, सिर्फ और सिर्फ है दो, कौन कौन सा, एक तो जो पंजीकरण से, क्या भाई पंजीकरण से जिसने बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता ग्रहण की थी, और दूसरा देशीयकरण से नागरिकता ग्रहण की थी, उन सिर्फ उन्हीं 2 कंडीशन की नागरिकता क्या कर सकता है, भारत सरकार उनको वंचित कर सकती है। ठीक है। क्यों, यदि नागरिकता फर्जी दस्तावेज से, क्योंकि बाई रजिस्ट्रेशन क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ क्या है, फेलियर है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, फ्रॉड है, या फिर देशीयकरण से उसने आवेदन वगैरह किया है, या इस प्रकार का कुछ भी उसने फ्रॉड से नागरिकता हासिल की है, तो क्या कर सकते हैं भाई, उसको वंचित कर सकते हैं भारतीय नागरिकता से। किसी शत्रु देश से गैर विधिक व्यापार एवं संपर्क सूचना भेजना आदि, इस प्रकार के मामलों में अगर वो लिप्त पाया जाता है तो भी उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष बाद तक 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा हो जाती तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अरे हमने क्या किया था, ये पंजीकरण में, देशीयकरण में हमने करेक्टर वरेक्टर अच्छा होना चाहिए, कई चीजें बताई थी कि नहीं बताई। मान लो हमने देशीयकरण से, बाई रजिस्ट्रेशन से आपको नागरिकता दे दी, आप बन गए नागरिक बन गए भारत के, और आते ही आपने क्या शुरू कर दिया, कोई ना कोई देश विरोधी गतिविधियां शुरू कर दी। 2 साल हुए नहीं और उससे पहले पता चला कि आपको 2 साल की मतलब 5 वर्ष के अंदर, आपकी नागरिकता ग्रहण होने के 5 वर्ष के अंदर तक आप पे क्या नहीं भाई, कोई केस वगैरह नहीं लगना चाहिए। सिंपल सी बात तो ये है, और अगर सजा हो गई तो आपकी नागरिकता जा सकती है भाई। ठीक है। तो ये क्या था भाई, अपना नागरिकता का एक चैप्टर था, भाग 2 अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अपना चैनल है, मतलब आपका चैनल है, आपका चैनल है तो आपको इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर मेहनत में है ना, आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो,
लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और कमेंट भी कर दो, ठीक है। ये भाई आपका अपना खुद का चैनल है, ये हमारा चैनल नहीं है। जितना आप मोटिवेट करोगे हम लोगों को, हम उतना उतना अच्छा आप लोगों के लिए मटेरियल लेके आएंगे। और मैं आपको बता दूं जल्द ही कि एक तो सीईटी का बैच लेकर हम आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर आ रहे हैं सीईटी का। इसके अंदर सीईटी का एग्जाम थोड़ा सा आगे खिसका दिया गया है, तो 3 महीने का हम टाइम ड्यूरेशन मानते हैं। 3 महीने में आपको कंप्लीट सीईटी का बैच इसके ऊपर करवा दिया जाएगा। दूसरा ये बता दूं कि सतनाली में ऑफलाइन क्लासें अपनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सतनाली में अपना जो कोचिंग सेंटर है, ये जो अपना नया बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड के पास जो बिग बास्केट है जस्ट उसके सामने अपना ये कोचिंग सेंटर है। तो आप वहां पर भी ऑफलाइन क्लासें ले सकते हो। धन्यवाद।